क्या हमें बुर्जुआ संसदों में भाग लेना चाहिए? जर्मन वामपंथी कम्युनिस्टों ने इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत तिरस्कार और अत्यंत हल्केपन के साथ नकारात्मक रूप में दिया है। उनके तर्क क्या हैं? ऊपर उद्धृत अंश में हम पढ़ते हैं। संघर्ष के संसदीय तरीकों की ओर वापसी, जो ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अप्रचलित हो चुके हैं, को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार किया जाना चाहिए। ये हास्यास्पद दिखावे के साथ कहा गया है और यह स्पष्ट रूप से गलत है। संसदीय शासन की ओर वापसी। सचमुच शायद जर्मनी में पहले से ही एक सोवियत गणराज्य है। ऐसा नहीं लगता, फिर कोई वापसी की बात कैसे कर सकता है? क्या यह एक खोखला मुहावरा नहीं है? संसदवाद ऐतिहासिक रूप से अप्रचलित हो चुका है। प्रचार के लिहाज से ये सच है। हालांकि हर कोई जानता है कि व्यवहार में इसे दूर करना अभी भी बहुत दूर की बात है। पूंजीवाद को कई दशक पहले ही ऐतिहासिक रूप से अप्रचलित घोषित किया जा सकता था, और पूरे न्याय के साथ, लेकिन इससे पूंजीवाद के आधार पर बहुत लंबे और बहुत लगातार संघर्ष की जरूरत बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती। विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से संसदवाद ऐतिहासिक रूप से अप्रचलित है, यानी बुर्जुआ संसदवाद का युग खत्म हो गया है और सर्वहारा तानाशाही का युग शुरू हो गया है। ये निर्विवाद है, लेकिन विश्व इतिहास दशकों में गिना जाता है। विश्व इतिहास के पैमाने से मापने पर 10 या 20 साल पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्व इतिहास के दृष्टिकोण से यह एक छोटी सी बात है जिसे लगभग भी नहीं माना जा सकता। लेकिन इसी कारण से व्यावहारिक राजनीति पर विश्व इतिहास के पैमाने को लागू करना एक स्पष्ट सैद्धांतिक त्रुटि है। क्या संसदीय प्रणाली राजनीतिक रूप से अप्रचलित है? ये बिल्कुल अलग मामला है। अगर यह सच होता तो वामपंथियों की स्थिति मजबूत होती, लेकिन इसे सबसे गहन विश्लेषण द्वारा साबित करना होगा, और वामपंथियों को ये भी नहीं पता कि इस मामले को कैसे संभाला जाए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एम्स्टर्डम में प्रोविजनल ब्यूरो के बुलेटिन नंबर 1 फरवरी 1920 में प्रकाशित संसद प्रणाली पर थीसिस में, और स्पष्ट रूप से डच वामपंथी या वाम डच प्रयासों को व्यक्त करते हुए, जैसा कि हम देखेंगे, विश्लेषण भी निराशाजनक रूप से खराब है। सबसे पहले रोजा लक्जमबर्ग और कार्ल लिबकनेच जैसे उत्कृष्ट राजनीतिक नेताओं की राय के विपरीत, जैसा कि हम जानते हैं, जर्मन वामपंथी जनवरी 1919 में भी संसदवाद को राजनीतिक रूप से अप्रचलित मानते थे। हम जानते हैं कि वामपंथी गलत थे। ये तथ्य अकेले ही एक ही झटके में इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नष्ट कर देता है कि संसदवाद राजनीतिक रूप से अप्रचलित है। ये वामपंथियों पर निर्भर है कि वे साबित करें कि उनकी गलती, जो उस समय निर्विवाद थी, अब गलती क्यों नहीं है। वे सबूत का एक टुकड़ा भी पेश नहीं करते और कर नहीं सकते। अपनी गलतियों के प्रति एक राजनीतिक पार्टी का रवैया ये तय करने का सबसे महत्वपूर्ण और निश्चित तरीका है कि पार्टी कितनी गंभीर है और वह अपने वर्ग और कामकाजी लोगों के प्रति अपने दायित्वों को व्यवहार में कैसे पूरा करती है। किसी गलती को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना, उसके कारणों का पता लगाना, उन परिस्थितियों का विश्लेषण करना जिनके कारण वह गलती हुई, तथा उसे सुधारने के उपाय खोजना, यही एक गंभीर पार्टी की पहचान है। इसी तरह उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तथा इसी तरह उसे अपने वर्ग और फिर आम जनता को शिक्षित और प्रशिक्षित करना चाहिए। इस कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने और अपनी स्पष्ट गलती के अध्ययन पर पूरा ध्यान और विचार न देकर, जर्मनी और हॉलैंड में वामपंथियों ने यह साबित कर दिया है कि वे किसी वर्ग की पार्टी नहीं है, बल्कि एक मंडली है। आम जनता की पार्टी नहीं है, बल्कि बुद्धिजीवियों और कुछ कार्यकर्ताओं का समूह है जो बौद्धिकता के सबसे बुरे गुणों की नकल करते हैं। दूसरा, फ्रैंकफर्ट के वामपंथी समूह के उसी पैम्फलेट में, जिसका उल्लेख हम पहले ही विस्तार से कर चुके हैं, हम पढ़ते हैं, लाखों मजदूर जो अभी भी केंद्र की नीति का पालन करते हैं, वे प्रतिक्रांतिकारी हैं। ग्रामीण सर्वहारा वर्ग प्रतिक्रांतिकारी सैनिकों की सेना प्रदान करता है। सब कुछ ये दर्शाता है कि यह कथन बहुत व्यापक और अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत मूल तथ्य निर्विवाद है, और वामपंथियों द्वारा इसकी स्वीकृति उनकी गलती का विशेष रूप से स्पष्ट प्रमाण है। कोई यह कैसे कह सकता है कि संसदवाद राजनीतिक रूप से अप्रचलित है, जब सर्वहारा वर्ग के लाखों और सेनाएं न केवल अभी भी सामान्य रूप से संसदवाद के पक्ष में हैं, बल्कि पूरी तरह से क्रांतिकारी विरोधी हैं। ये स्पष्ट है कि जर्मनी में संसदवाद अभी भी राजनीतिक रूप से अप्रचलित नहीं है। ये स्पष्ट है कि जर्मनी में वामपंथियों ने अपनी इच्छा, अपने राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोण को वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में गलत समझा है। क्रांतिकारियों के लिए ये सबसे खतरनाक गलती है। रूस में जहां एक लंबे समय तक और विशेष रूप से विभिन्न रूपों में जारशाही के सबसे क्रूर और बर्बर जुए ने विभिन्न रंगों के क्रांतिकारियों को जन्म दिया, ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अद्भुत भक्ति, उत्साह, वीरता और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया, रूस में हमने क्रांतिकारियों की इस गलती को बहुत करीब से देखा है।
हमने इसका बहुत ध्यान से अध्ययन किया है और इसका प्रत्यक्ष ज्ञान है। यही कारण है कि हम इसे दूसरों में भी विशेष रूप से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जर्मनी में कम्युनिस्टों के लिए संसदीयवाद बेशक राजनीतिक रूप से अप्रचलित है, लेकिन और यही पूरी बात है, हमें यह नहीं मानना चाहिए कि जो हमारे लिए अप्रचलित है वह किसी वर्ग के लिए, आम जनता के लिए अप्रचलित है। यहाँ भी हम पाते हैं कि वामपंथी तर्क करना नहीं जानते, किसी वर्ग की पार्टी के रूप में, आम जनता की पार्टी के रूप में कार्य करना नहीं जानते। आपको आम जनता के स्तर पर, वर्ग के पिछड़े तबके के स्तर पर नहीं गिरना चाहिए। ये निर्विवाद है। आपको उन्हें कड़वा सच बताना चाहिए। आप उनके बुर्जुआ लोकतांत्रिक और संसदीय पूर्वाग्रहों को उनके वास्तविक स्वरूप में पूर्वाग्रह कहना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन साथ ही आपको पूरे वर्ग, न केवल उसके कम्युनिस्ट अगुआ की और सभी मेहनतकश लोगों, न केवल उनके उन्नत तत्वों की वर्ग चेतना और तैयारी की वास्तविक स्थिति का गंभीरता से अनुसरण करना चाहिए। भले ही औद्योगिक श्रमिकों का केवल एक बड़ा अल्पसंख्यक, न कि लाखों और सेनाएं, कैथोलिक पादरियों के नेतृत्व का अनुसरण करें, और ग्रामीण श्रमिकों का एक समान अल्पसंख्यक भूस्वामियों और कुलकों ग्रोसबाउन का अनुसरण करें, ये निस्संदेह दर्शाता है कि जर्मनी में संसदवाद अभी राजनीतिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है, कि संसदीय चुनावों में और संसदीय मंच पर संघर्ष में भागीदारी क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की पार्टी के लिए अनिवार्य है, विशेष रूप से अपने वर्ग के पिछड़े तबके को शिक्षित करने के उद्देश्य से और अविकसित, दलित और अज्ञानी ग्रामीण जनता को जागृत और प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से। जब तक आपके पास बुर्जुआ संसदों और हर अन्य प्रकार की प्रतिक्रियावादी संस्थाओं को खत्म करने की ताकत नहीं है, आपको उनके भीतर काम करना चाहिए, क्योंकि यही आपको अभी भी ऐसे श्रमिक मिलेंगे जो पादरियों द्वारा ठगे गए हैं और ग्रामीण जीवन की परिस्थितियों से स्तब्ध हैं। तीसरा, वामपंथी कम्युनिस्टों के पास हम बोल्शेविकों की प्रशंसा में कहने के लिए बहुत कुछ है। कभी कभी मन करता है कि उन्हें कहा जाए कि वे हमारी प्रशंसा कम करें और बोल्शेविकों की रणनीति के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। हमने सितंबर से नवंबर 1917 में संविधान सभा, रूसी बुर्जुआ संसद के चुनावों में भाग लिया था। क्या हमारी रणनीति सही थी या नहीं? यदि नहीं, तो इसे स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के लिए सही रणनीति विकसित करने में यह आवश्यक है। यदि वे सही थे तो कुछ निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। बेशक रूस की स्थितियों को पश्चिमी यूरोप की स्थितियों के बराबर रखने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता, लेकिन संसदवाद राजनीतिक रूप से अप्रचलित हो गया है कि अवधारणा के अर्थ के विशेष प्रश्न के संबंध में हमारे अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ठोस अनुभव को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ऐसी अवधारणाएं बहुत आसानी से खाली वाक्यांशों में बदल जाती हैं। सितंबर से नवंबर 1917 में क्या हम रूसी बोल्शेविकों को पश्चिमी कम्युनिस्टों से ज्यादा यह मानने का अधिकार नहीं था कि रूस में संसदवाद राजनीतिक रूप से अप्रचलित हो चुका है? बेशक हमें था, क्योंकि मुद्दा यह नहीं है कि बुर्जुआ संसदें लंबे समय से अस्तित्व में है या थोड़े समय से, बल्कि यह है कि मेहनतकश लोगों की जनता सोवियत व्यवस्था को स्वीकार करने और बुर्जुआ लोकतांत्रिक संसद को भंग करने या इसे भंग होने देने के लिए कितनी तैयार है, वैचारिक, राजनीतिक और व्यावहारिक रूप से। यह एक बिल्कुल निर्विवाद और पूरी तरह से स्थापित ऐतिहासिक तथ्य है कि सितंबर से नवंबर 1917 में रूस के शहरी मजदूर वर्ग और सैनिक और किसान कई विशेष परिस्थितियों के कारण सोवियत व्यवस्था को स्वीकार करने और बुर्जुआ संसदों में से सबसे लोकतांत्रिक को भंग करने के लिए असाधारण रूप से तैयार थे। फिर भी बोल्शेविकों ने संविधान सभा का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि सर्वहारा वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता हासिल करने से पहले और बाद में चुनावों में भाग लिया। मैं आशा करता हूं कि इन चुनावों से अत्यंत मूल्यवान और सर्वहारा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी राजनीतिक परिणाम सामने आए हैं। ये बात मैंने उपर्युक्त लेख में सिद्ध कर दी है, जिसमें रूस में संविधान सभा के चुनावों के परिणामों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इससे जो निष्कर्ष निकलता है वह बिल्कुल निर्विवाद है। ये साबित हो चुका है कि क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग को नुकसान पहुंचाने के बजाय सोवियत गणराज्य की जीत से कुछ सप्ताह पहले और यहां तक कि ऐसी जीत के बाद भी बुर्जुआ लोकतांत्रिक संसद में भागीदारी वास्तव में उस सर्वहारा वर्ग को, पिछड़े हुए लोगों को ये साबित करने में मदद करती है कि ऐसी संसदों को क्यों खत्म किया जाना चाहिए। यह उनके सफल विघटन की सुविधा प्रदान करता है और बुर्जुआ संसदवाद को राजनीतिक रूप से अप्रचलित बनाने में मदद करता है। इस अनुभव को अनदेखा करना, जबकि साथ ही कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबद्धता का दावा करना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए, संकीर्ण या विशेष रूप से राष्ट्रीय रणनीति के रूप में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के रूप में, एक बड़ी गलती करना और वास्तव में अंतर्राष्ट्रीयता को शब्दों में स्वीकार करते हुए कर्म में त्यागना है। अब आइए संसद में गैर भागीदारी के पक्ष में डच वामपंथी तर्कों की जांच करें।
थीसिस नंबर 4 का पाठ नीचे दिया गया है, जो उपर्युक्त डच थीसिस में सबसे महत्वपूर्ण है। जब उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था टूट जाती है और समाज क्रांति की स्थिति में होता है, तो संसदीय कार्रवाई धीरे धीरे जनता की कार्रवाई की तुलना में महत्व खो देती है। जब इन परिस्थितियों में संसद प्रतिक्रांति का केंद्र और अंग बन जाती है, जबकि दूसरी ओर मजदूर वर्ग सोवियतों में अपनी शक्ति के साधन बनाता है, तो संसदीय कार्रवाई में सभी और किसी भी भागीदारी से दूर रहना भी आवश्यक हो सकता है। पहला वाक्य स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि जनता द्वारा की गई कार्रवाई, उदाहरण के लिए एक बड़ी हड़ताल, हर समय संसदीय गतिविधि से अधिक महत्वपूर्ण होती है, न कि केवल क्रांति के दौरान या क्रांतिकारी स्थिति में। ये स्पष्ट रूप से अस्थिर और ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से गलत तर्क केवल ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लेखक सामान्य यूरोपीय अनुभव 1848 और 1870 की क्रांतियों से पहले फ्रांसीसी अनुभव 1878 से 90 का जर्मन अनुभव आदि और कानूनी और अवैध संघर्ष को जोड़ने के महत्व के रूसी अनुभव ऊपर देखे दोनों को पूरी तरह से अनदेखा करते हैं। ये प्रश्न सामान्य रूप से और विशेष रूप से दोनों दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी सभ्य और उन्नत देशों में वह समय तेजी से निकट आ रहा है जब ऐसा संयोजन क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की पार्टी के लिए अधिकाधिक अनिवार्य होता जाएगा, और आंशिक रूप से अनिवार्य हो भी चुका है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच गृहयुद्ध परिपक्व हो रहा है और आसन है, और गणतंत्रात्मक सरकारों और सामान्य रूप से पूंजीपति सरकारों द्वारा कम्युनिस्टों पर बर्बर अत्याचार हो रहे हैं, जो किसी भी प्रकार के वैधानिकता के उल्लंघन का सहारा लेते हैं। अमेरिका का उदाहरण पर्याप्त शिक्षाप्रद है आदि। डच और सामान्य रूप से वामपंथी इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। दूसरा वाक्य सबसे पहले ऐतिहासिक रूप से गलत है। हम बोल्शेविकों ने सबसे अधिक प्रतिक्रांतिकारी संसदों में भाग लिया है और अनुभव ने दिखाया है कि यह भागीदारी रूस में पहली बुर्जुआ क्रांति 1905 के बाद क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की पार्टी के लिए न केवल उपयोगी थी, बल्कि अपरिहार्य भी थी, ताकि दूसरी बुर्जुआ क्रांति फरवरी 1917 और फिर समाजवादी क्रांति अक्टूबर 1917 के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। दूसरी बात, ये वाक्य आश्चर्यजनक रूप से अतार्किक है। यदि संसद प्रतिक्रांति का अंग और केंद्र बन जाती है, वास्तव में ये कभी भी केंद्र नहीं रही है और न ही कभी हो सकती है, लेकिन ये बात अलग है जबकि मजदूर सोवियतों के रूप में अपनी शक्ति के उपकरण बना रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि मजदूरों को संसद के खिलाफ सोवियतों के संघर्ष के लिए, सोवियतों द्वारा संसद को तितर बितर करने के लिए वैचारिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रतिक्रांतिकारी संसद के भीतर सोवियत विपक्ष की मौजूदगी से यह बिखराव बाधित हुआ या सुगम नहीं हुआ। डेनिकिन और कोलचाक के खिलाफ हमारे विजयी संघर्ष के दौरान हमने कभी नहीं पाया कि उनके खेमे में सोवियत और सर्वहारा विपक्ष का अस्तित्व हमारी जीत के लिए महत्वहीन था। हम अच्छी तरह जानते हैं कि 5 जनवरी 1918 को संविधान सभा के बिखराव में बाधा नहीं आई, बल्कि वास्तव में इस तथ्य से सुगमता हुई कि प्रतिक्रांतिकारी संविधान सभा के भीतर जो बिखरने वाली थी, एक सुसंगत बोल्शेविक और साथ ही एक असंगत वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारी सोवियत विपक्ष था। थीसिस के लेखक उलझे हुए विचारों में लगे हुए हैं। वे कई, यदि सभी नहीं, क्रांतियों के अनुभव को भूल गए हैं, जो क्रांति के दौरान एक संयोजन की महान उपयोगिता को दर्शाता है। प्रतिक्रियावादी संसद के बाहर जन आंदोलन की बात करें तो विपक्ष उसके भीतर क्रांति के प्रति सहानुभूति रखता है या इससे भी बेहतर, सीधे तौर पर उसका समर्थन करता है। डच और आमतौर पर वामपंथी इस संबंध में क्रांति के सिद्धांतकारों की तरह तर्क देते हैं, जिन्होंने कभी वास्तविक क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, क्रांतियों के इतिहास के बारे में कभी नहीं सोचा, या कई वस्तुगत कारकों के संयुक्त संचालन द्वारा प्रतिक्रियावादी संस्था की व्यक्तिपरक अस्वीकृति को उसके वास्तविक विनाश के लिए भोलेपन से गलत समझ लिया। एक नए राजनीतिक और केवल राजनीतिक ही नहीं, विचार को बदनाम करने और नुकसान पहुंचाने का सबसे पक्का तरीका है इसे बचाने के बहाने बेतुका बना देना। किसी भी सत्य के लिए अगर अतिशयोक्ति, जैसा कि डाइटजेन सीनियर ने कहा, अगर अतिशयोक्ति की जाए या अगर इसकी वास्तविक प्रयोज्यता की सीमाओं से परे ले जाया जाए, तो ये बेतुका हो सकता है और इन परिस्थितियों में बेतुका भी बन सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा डच और जर्मन वामपंथी सोवियत शासन प्रणाली के बुर्जुआ लोकतांत्रिक संसदों से बेहतर होने के नए सत्य के प्रति कर रहे हैं। बेशक कोई भी व्यक्ति जो पुराने दृष्टिकोण को व्यक्त करता है या सामान्य रूप से बुर्जुआ संसदों में भागीदारी को अस्वीकार करने को सभी और किसी भी परिस्थिति में अनुचित मानता है, वह गलत होगा। मैं यहाँ उन स्थितियों को तैयार करने का प्रयास नहीं कर सकता जिनके तहत बहिष्कार उपयोगी है, क्योंकि इस पुस्तिका का उद्देश्य कहीं अधिक मामूली है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी रणनीति के कुछ सामयिक प्रश्नों के संबंध में रूसी अनुभव का अध्ययन करना।
रूसी अनुभव ने हमें बोल्शेविकों द्वारा बहिष्कार के उपयोग का एक सफल और सही उदाहरण 1905 और दूसरा गलत उदाहरण 1906 प्रदान किया है। पहले मामले का विश्लेषण करते हुए हम देखते हैं कि हम एक प्रतिक्रियावादी सरकार को एक प्रतिक्रियावादी संसद बुलाने से रोकने में सफल रहे। ऐसी स्थिति में जब संसद से बाहर क्रांतिकारी जन कार्रवाई, विशेष रूप से हड़तालें बहुत तेजी से विकसित हो रही थी, जब सर्वहारा वर्ग और किसानों का एक भी हिस्सा किसी भी तरह से प्रतिक्रियावादी सरकार का समर्थन नहीं कर सकता था, और जब क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग हड़ताल, संघर्ष और कृषि आंदोलन के माध्यम से पिछड़े लोगों पर प्रभाव जमा रहा था। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यह अनुभव वर्तमान यूरोपीय परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। ये भी बिल्कुल स्पष्ट है और उपरोक्त तर्क इस बात की पुष्टि करते हैं कि डच और अन्य वामपंथियों द्वारा संसदों में भाग लेने से इनकार करने की वकालत, भले ही आरक्षण के साथ, मूल रूप से गलत है और क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के उद्देश्य के लिए हानिकारक है। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में संसद मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी अगुवा के लिए सबसे घृणित बन गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि युद्ध के दौरान और उसके बाद समाजवादी और सामाजिक लोकतांत्रिक संसदीय प्रतिनिधियों के विशाल बहुमत के व्यवहार से ज्यादा बदनाम, नीच या विश्वासघाती कुछ भी कल्पना करना मुश्किल है। हालांकि इस आमतौर पर मान्यता प्राप्त बुराई से कैसे लड़ा जाए, ये तय करते समय इस मनोदशा के आगे झुकना न केवल अनुचित होगा बल्कि वास्तव में अपराध होगा। पश्चिमी यूरोप के कई देशों में हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी मनोदशा वर्तमान में एक नवीनता या एक दुर्लभता है जिसका बहुत लंबे समय से व्यर्थ और बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि लोग इतनी आसानी से उस मनोदशा के आगे झुक जाते हैं। निश्चित रूप से जनता के बीच क्रांतिकारी मनोदशा के बिना और इस मनोदशा के विकास को सुविधाजनक बनाने वाली स्थितियों के बिना क्रांतिकारी रणनीति कभी भी कार्रवाई में विकसित नहीं होगी। हालांकि रूस में लंबे, दर्दनाक और खूनी अनुभव ने हमें ये सच्चाई सिखाई है कि क्रांतिकारी रणनीति केवल क्रांतिकारी मनोदशा पर आधारित नहीं हो सकती। रणनीति किसी विशेष राज्य और उसके आसपास के राज्यों और दुनिया भर के सभी राज्यों में सभी वर्ग शक्तियों के साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलनों के अनुभव के एक गंभीर और सख्त वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। संसदीय अवसरवाद पर केवल गाली गलौज करके या संसदों में भागीदारी को अस्वीकार करके किसी के लिए क्रांतिकारी स्वभाव दिखाना बहुत आसान है। हालांकि इसकी बहुत आसानी इसे एक बहुत कठिन समस्या का समाधान नहीं बना सकती। रूस की तुलना में यूरोपीय संसद में वास्तव में क्रांतिकारी संसदीय समूह बनाना कहीं अधिक कठिन है। ये तर्कसंगत है, लेकिन ये केवल सामान्य सत्य की एक विशेष अभिव्यक्ति है कि 1917 की विशिष्ट और ऐतिहासिक रूप से अनूठी स्थिति में रूस के लिए समाजवादी क्रांति शुरू करना आसान था, लेकिन रूस के लिए इसे जारी रखना यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक कठिन होगा। क्रांति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे 1918 की शुरुआत में ही इस बात की ओर ध्यान दिलाने का मौका मिला था और पिछले 2 सालों के हमारे अनुभव ने इस दृष्टिकोण की सत्यता की पूरी तरह पुष्टि की है। कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे एक सोवियत क्रांति को इस क्रांति के परिणामस्वरूप साम्राज्यवादी युद्ध की समाप्ति के साथ जोड़ने की संभावना, जिसने मजदूरों और किसानों को अविश्वसनीय हद तक थका दिया था। 2. साम्राज्यवादी लुटेरों के दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली समूहों के बीच घातक संघर्ष का अस्थायी लाभ उठाने की संभावना, जो अपने सोवियत दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने में असमर्थ थे। 3. तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक चलने वाले गृहयुद्ध को सहने की संभावना, आंशिक रूप से देश के विशाल आकार और खराब संचार साधनों के कारण। 4. किसानों के बीच इतने गहरे बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांतिकारी आंदोलन का अस्तित्व कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी किसान पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, जिसके अधिकांश सदस्य निश्चित रूप से बोल्शेविज्म के विरोधी थे, की क्रांतिकारी मांगों को अपनाने और सर्वहारा वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता पर विजय के कारण उन्हें तुरंत साकार करने में सक्षम थी। ये सभी विशिष्ट स्थितियां वर्तमान में पश्चिमी यूरोप में मौजूद नहीं है और ऐसी या समान स्थितियों की पुनरावृत्ति इतनी आसानी से नहीं होगी। संयोग से कई अन्य कारणों के अलावा यही कारण है कि पश्चिमी यूरोप के लिए समाजवादी क्रांति शुरू करना हमारे लिए जितना कठिन था, उससे कहीं अधिक कठिन है। क्रांतिकारी उद्देश्यों के लिए प्रतिक्रियावादी संसदों का उपयोग करने के कठिन काम को छोड़कर इस कठिनाई को टालने का प्रयास करना बिल्कुल बचकाना है। आप एक नया समाज बनाना चाहते हैं, फिर भी आप एक प्रतिक्रियावादी संसद में आश्वस्त, समर्पित और वीर कम्युनिस्टों से बने एक अच्छे संसदीय समूह के गठन में आने वाली कठिनाइयों से डरते हैं। क्या ये बचकाना नहीं है? अगर जर्मनी में कार्ल लिबकनेचेट और स्वीडन में ज़ेड होगलुंड नीचे से जन समर्थन के बिना भी प्रतिक्रियावादी संसदों के सही मायने में क्रांतिकारी उपयोग के उदाहरण स्थापित करने में सक्षम थे,
तो युद्ध के बाद जनता के मोहभंग और कटुता के बीच एक तेजी से बढ़ती क्रांतिकारी जन पार्टी सबसे खराब संसदों में एक कम्युनिस्ट समूह बनाने में असमर्थ क्यों हो सकती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी यूरोप में मजदूरों के पिछड़े हुए जनसमूह और भी अधिक हद तक छोटे किसानों के लोग रूस की तुलना में बुर्जुआ लोकतांत्रिक और संसदीय पूर्वाग्रहों से कहीं अधिक प्रभावित हैं। इसलिए बुर्जुआ संसदों जैसी संस्थाओं के भीतर से ही कम्युनिस्ट इन पूर्वाग्रहों को उजागर करने, दूर करने और उन पर काबू पाने के लिए किसी भी कठिनाई से निडर होकर एक लंबा और लगातार संघर्ष कर सकते हैं और करना चाहिए। जर्मन वामपंथी अपनी पार्टी में बुरे नेताओं की शिकायत करते हैं, निराशा में डूब जाते हैं और यहां तक कि नेताओं के हास्यास्पद अस्वीकार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें अक्सर नेताओं को भूमिगत रूप से छिपाना जरूरी होता है, अच्छे नेताओं का विकास विश्वसनीय, परखे हुए और आधिकारिक एक बहुत ही मुश्किल काम है। इन कठिनाइयों को कानूनी और अवैध कामों को मिलाए बिना और संसदों में अन्य तरीकों के अलावा नेताओं का परीक्षण किए बिना सफलतापूर्वक दूर नहीं किया जा सकता। आलोचना। सबसे तीखी, निर्मम और समझौताहीन आलोचना संसदवाद या संसदीय गतिविधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन नेताओं के खिलाफ होनी चाहिए जो संसदीय चुनावों और संसदीय मंच का क्रांतिकारी और साम्यवादी तरीके से उपयोग करने में असमर्थ हैं, और इससे भी ज्यादा उन लोगों के खिलाफ जो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। केवल ऐसी आलोचना जिसमें बेशक अयोग्य नेताओं को बर्खास्त करके उनकी जगह योग्य लोगों को लाना शामिल है, कि उपयोगी और फलदायी क्रांतिकारी कार्य का निर्माण करेगी, जो एक साथ नेताओं को मजदूर वर्ग और सभी मेहनतकश लोगों के योग्य बनने के लिए प्रशिक्षित करेगी, और जनता को राजनीतिक स्थिति और उस स्थिति से उत्पन्न होने वाले अक्सर बहुत जटिल और पेचीदा कार्यों को ठीक से समझने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षित करेगी।